हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं सीटेट पेपर 2 एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस कौन से होंगे तो ये हैं आपके 2022 से जो 2023 का भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस, जिसमें हम कर रहे हैं आपका आज 29 जनवरी में पूछे गए एसएसटी के पेपर में आपके 40 क्वेश्चंस कंटेंट के। ठीक है, इससे पहले देखिए कंटेंट की जितनी भी आपका जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था लगभग 22 से 24 शिफ्ट्स में हुआ था, है ना। 24 शिफ्ट्स में अलग अलग सेट्स आए हुए थे, तो वही सेट्स जो हैं हम कर रहे हैं। और आज हमारी ये जो क्लास है वो 15 क्लास है। इससे पहले 14 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है एसएसटी प्रीवियस ईयर के नाम से, तो आप जो है वहाँ पर जाकर सारी वीडियोस को देख सकते हो। चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच स्क्रिप्ट वॉज अशोकास इंस्क्रिप्शंस रिटन, यानी अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन ऑर्डर टू डू लार्ज स्केल कल्टिवेशन इन द प्रेजेंट डे तमिलनाडु ऑफ 5th and 6th सेंचुरी इट वॉज नेसेसरी टू, यानी कि 5वीं और 6वीं शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसमें से तमिलनाडु में क्या कौन सा जो है आवश्यक था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, बिल्ड एम्बार्कमेंट्स फॉर इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो। अब देखिए तमिलनाडु क्या है, तो ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, जहाँ पर पुरानी चट्टानी अवसंरचना होने के कारण प्राचीन समय से ही कृषि योग्य भूमि के लिए किसकी आवश्यकता थी, सिंचाई की, यानी कि इरिगेशन की आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विकल्प मृतकों के उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीज़न फॉर बरिंग द डेड विद देयर पोजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल बिलीव्ड इन सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट, मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी 3 कथन दिए हुए हैं आपको, उसमें से सही उत्तर का जो है चयन करना है। आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है, मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स, यानी कि लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, लघु चित्र आमतौर पर वाटर कलर से कपड़े या कागज़ पर चिन्हित किए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्राचीनतम लघु चित्र ताड़ के पत्तों और लकड़ी पर चित्रित किए जाते थे। तो ये तीनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं लघु चित्र यानी कि मिनिएचर्स के बारे में। ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेक्रेड स्पेस क्रिएटेड बाय गुरु नानक इनिशियली वॉज नॉन एज, यानी कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसको जाना जाता था धर्मशाला के नाम से। क्वेश्चन नंबर 6, आपको कथन और कारण दिया गया है, आपको सही कथन का चयन करना है। कथन क्या दे रखा है, अजरसन अबाउट 2500 ईयर्स अगो सम जनपद्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स एंड वर नॉन एज महाजनपद्स, यानी कि 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अब कारण क्या दिया हुआ है इसका कि प्रॉपर fortification was done, armies were raised and a proper taxation system was put in place to maintain the armies, यानी कि सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली यानी कि टैक्स सिस्टम जो है लागू किया गया। ठीक है, तो इसका आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं और जो रीज़न है वो कथन की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय हॉल्ट मैकेजी, यानी कि कौन सी प्रणाली जो है हॉल्ट मैकेजी द्वारा तैयार की गई थी। स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, महलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट या फिर आपका टेम्पररी सेटलमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महलवाड़ी बंदोबस्त किया गया था हॉल्ट मैकेजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस राज्य के केकोल्लार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे, यानी कि केकोल्लार और देवांग बुनकरी के लिए आपको फेमस जो कम्युनिटी है वो बतानी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साउथ इंडिया। ये क्या करते थे, तो ये उन्नत किस्म के वस्त्रों का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 20वीं शताब्दी में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए आपको कथन और कारण दिए गए हैं, सही कथन का आपको चयन करना है। पहला कथन क्या है, जवाहरलाल नेहरू एंड
सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड फ्रीडम फॉर वुमन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। कारण क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों और महिलाओं को वोट डालने का जो है अधिकार दिया जाएगा, यानी कि नेशनलिस्ट लीडर्स प्रॉमिस्ड दैट देयर वुड बी फुल सफरेज फॉर ऑल मैन एंड वुमेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आर एक्सप्लेन कर रहा है ए को, यानी कि कथन को। देखिए ये जो एजर्सन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। प्लस इसमें देखिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, बिल्कुल भी आपके माइंड में नहीं है, तो इस एक तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सीटेट का कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, ठीक है। तो आप अपना गैस भी कर सकते हैं। अब देखिए गैस भी आपको बहुत ही चालाकी से करना है। तो देखिए जितने भी ये जो एजर्सन रीजनिंग वाले होते हैं मोस्टली मैंने ये देखा है कि आपका ये जो क्वेश्चन इसका जो आंसर होता है ऐसे क्वेश्चंस का वो ये सही होता है कि दोनों ही कथन सही हैं और जो रीजन है वो एजर्सन की सही व्याख्या कर रहा है। मोस्ट 95 या 6% मैं कह सकती हूँ कि यही आंसर आपका सही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 विच ऑफ दिस टर्म आर एसोसिएटेड विद सूफिज्म, यानी कि सूफी शब्द सूफीवाद से जुड़ा हुआ है, कौन सा विकल्प चुने, यानी कि कौन सा शब्द है जो सूफीवाद से जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। तो तीनों ए बी और सी, यानी कि खानका, रक्स और जिक्र, ये तीनों ही किससे जुड़े हुए हैं, हमारे सूफीवाद से जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में सूफीवाद के जनक कौन थे, तो वो थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 हु रोट द बुक द कल्टिवेटर्स विप कोड, यानी कि किसने काश्तकार की चाबुक नामक पुस्तक लिखी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने लिखी थी, ज्योतिबा राव फुले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे कर्नाटक ऑर्गेनाइज्ड प्रभात फेरीज, यानी कि किस स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान के कर्नाटक से थी उन्होंने प्रभात फेरियों का आयोजन किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्बाबाई। अम्बाबाई कौन थी, तो उन्होंने कर्नाटक के क्षेत्र में क्या किया था, प्रभात फेरी का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपको दो कथन दिए गए हैं, सही कथन का आपको चयन करना है। कथन किसके बारे में दिए गए हैं, प्रोविंशियल ऑटोनोमी, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में। पहला कथन क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट अनाउंस्ड इलेक्शंस टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स इन 1937, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायकों के चुनाव कराए जाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, आफ्टर इनकमिंग रिजल्ट द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविजंस, इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में क्या हुई थी, कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो आपको ये बताना है कि दोनों कथन सही हैं या फिर दोनों कथन गलत हैं, या ए सही है या बी सही है। तो देखिए दोनों ही कथन जो है प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला क्या कह रहा है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन तो कोई भी गलत नहीं करेगा, संविधान के बारे में तो आप सभी को पता होना ही चाहिए। तो बिल्कुल सही है। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। देखिए हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो वो याद रखना है आपको, 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं को वोट देने का अधिकार मिला। तीसरा क्या कह रहा है, सभी नागरिकों को कानून के समक्ष माना गया। तो ये तीनों कथन नहीं, आपका ये डी क्या था, इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लिया गया और सभी भारतीय जो 18 वर्ष से अधिक के थे उनको वोट देने का अधिकार मिला। तो यही आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए और सी कथन और ए और सी सही है आपका, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थीमेटिक मैप, यानी कि थीमेटिक मानचित्र का उदाहरण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोड मैप ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सड़क मानचित्र। 16 क्या कह रहा है, आपको एजर्सन रीजनिंग कथन कारण दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। कथन क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव सम मैक्सिमम हीट, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। कारण क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य में एक बार में दोपहर में
सिर के ठीक ऊपर होता है। बिल्कुल सही, दोनों ही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। और देखिए अभी मैंने जो वीडियो अपलोड की है एसएसटी की, उसमें ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका कर्क रेखा और मकर रेखा से, ठीक है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पीवाईक्यूज़ को प्लीज़ मिस मत करना, पीवाईक्यूज़ की पूरी सीरीज़ अच्छे से कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है। इफ़ द टाइम एट ग्रीनविच इज़ 11 AM, व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूड एट विच टाइम इज़ 9 AM। यानी कि जब ग्रीनविच पर 11 पूर्वाह्न बजे होंगे तब 9 पूर्वाह्न किस देशांतर बजे होंगे। देखिए पूर्वाह्न का यहाँ मतलब होता है PM से, ठीक है। तो इसका फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 डिग्री वेस्ट। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कैसे क्या होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिणी गोलार्ध के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में आपको सही कथन बताना है। पहला क्या है, लॉन्गेस्ट डे इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज 21, यानी कि सबसे लंबा दिन क्या है, 21 जून होता है। दूसरा क्या कह रहा है, सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। अब देखिए दोनों चीज़ें तो एक दिन हो नहीं सकती हैं ना। अब तीसरा क्या कह रहा है, 21 मार्च व 30 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन तथा रात की अवधि समान होती है, ठीक है। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कथन बी और सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे छोटा दिन होता है 21 जून, ना कि सबसे बड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 सेल के एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ रॉक फ्रॉम वन टाइप ऑफ अनदर टाइप इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रॉक साइकिल, यानी कि सेल चक्र। यानी कि एक सेल जब दूसरे सेल में परिवर्तित होता है तो इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल, यानी कि सेल का चक्र। 20 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, महासागरीय जल का लयबद्ध रूप से दिन में 2 बार उठना और गिरना क्या कहलाता है। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड। तो आई होप कि इसका आंसर सभी को पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है टाइड्स, यानी कि ज्वार भाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि आपको ये कुछ मैचिंग दी हुई है, आपको इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 पेयर्स, यानी कि केवल 2 युग्म। आपको ये बताना है, देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िए, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबाउट आर करेक्टली मैच्ड, यानी कि ये 4 मैचिंग दी हुई हैं आपको। ये कुछ रीजन्स यानी कि क्षेत्र दिए गए हैं, उनके घास स्थल दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से कितने युग्म जो है इन्होंने सही मैच किए हैं। तो 2 पेयर केवल सही मैच किए हैं, कौन कौन से, तो देखिए उत्तर अमेरिका प्रेयरी, ये सही है आपका, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका आपका वेल्ड में होता है, ना कि डाउन में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी मध्य एशिया दे रखा है आपका स्टेबी, ये भी सही है, ठीक है। तो यही तो आपके बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आने वाली सुनामी का पहला संकेत कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग सुनामी। तो 4 कथन आपको दिए गए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विदड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन, यानी तटीय क्षेत्र से जल में आती कमी। सुनामी शब्द किसका है, तो ये जापानी भाषा का शब्द है, जो 2 शब्दों सु अर्थात सु का मतलब होता है बंदरगाह और नामी का मतलब होता है विनाशकारी लहरें, तभी तो होता है सुनामी। सुनामी आती है तो क्या होती है, विनाश होता है। सुनामी आने का पहला संकेत क्या है, तटीय क्षेत्र से जल में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वेयर डू वी फाइंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव हमें कहाँ मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा, जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच मेजर रिवर ऑफ इंडिया फ्लोज थ्रू आउट द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ऑप्शन नंबर सी, इंडस, यानी कि सिंधु। प्रश्नानुसार भारत के ठंडे रेगिस्तान यानी लद्दाख से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, वो है सिंधु। क्वेश्चन नंबर 25, मैचिंग करनी है आपको और सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए गए हैं और ऊर्जा परमाणु केंद्र दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि किस राज्य में जो है कौन सा केंद्र है, ठीक है। और फिर उसको आपको नीचे ये ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु में आपका क्या है, कलपक्कम है। और महाराष्ट्र में आपका क्या है, महाराष्ट्र में है आपका तारापुर। और उत्तर प्रदेश में क्या है आपका नरोरा। और कर्नाटक में है आपका केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आपको 2 कथन दिए गए, सही कथन का चयन करना है। पहला क्या कह रहा है, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, यानी कि अलवड़ जल का केवल 1% उपलब्ध है तथा मानव उपयोग हेतु है। दूसरा क्या कह रहा है, फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट यूजफुल सब्सटेंस ऑन अर्थ, अलवड़ जल पृथ्वी पर सबसे उपयोगी पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन ए और बी ये दोनों सही हैं, लेकिन जो बी है वो एक ही वाक्य
नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न नामों पर विचार कीजिए। क्या क्या नाम दिए गए हैं? मिल्पा, लदांग, रोका और चीरू। द एबव नेम्स आर रिलेटेड टू। आपको ये बताना है कि ये नेम जो है किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, स्थानांतरित कृषि और विलुप्त प्रजातियाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। हु कॉइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। भारत का वर्णन करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रयोग किया था? महात्मा गांधी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या फिर बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लोकल मीडिया, यानी कि स्थानीय संचार माध्यम क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय संचार माध्यम क्या है, पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको। स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला एक क्या है, संचार माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अंडर द इंडियन फेडरल सिस्टम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट मेमिक द लॉ, यानी कि भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत निम्न में से किस विषय पर केंद्र सरकार जो है कानून नहीं बना सकती है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। पुलिस के लिए वो कानून नहीं बना सकती है, बाकी बैंकिंग, संचार, करेंसी, इन तीनों के लिए बना सकती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको पढ़ के बता देती हूँ। बैंकिंग, संचार और मुद्रा केंद्रीय सरकार के विषय हैं, जबकि पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, सार्वजनिक व्यवस्था आदि किसके विषय हैं? राज्य सूची के। और राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में हम क्या कहते हैं? द गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क्स एट 3 लेवल्स। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको हम कहते हैं संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म। भारत किसका भारत क्या है? राज्यों का संघ है, जिसे संघवाद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें पुटिंग आउट सिस्टम रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर इन। क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा चुकी हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को आई होप कि पता होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो। इसका करेक्ट आंसर है द मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल टू द वेब्स और एनी प्रोड्यूसर्स एंड रिसीव्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लेटर, यानी कि व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और इससे तैयार माल प्राप्त होता है। तो दादनी व्यवस्था क्या है? दादनी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अग्रिम अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीज़न फॉर पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू मिग्रेट ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन्स, यानी कि किन कारणों से परवर लोगों जो है विशेष मौसम में जो है पलायन करते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको 4 कारण दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि किस कारण से लोग जो है एक विशेष मौसम में है जो है पलायन करते हैं, यानी कि गर्मियाँ हैं तो वो पलायन कर जाएंगे, सर्दियाँ हैं तो वो पलायन कर जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर होते हैं। एग्रीकल्चर लेबरर्स डिपेंड्स ऑन द अदर्स फील्ड फॉर देयर अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हु सेड आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हैज़ गॉट वेल्थ should have what or blank, or that a man who works honestly by the sweat of his brown day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। किसने कहा था? मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है और वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो ये कथन जो है किसने कहा था, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए, और महात्मा गांधी ने कहा था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो ब्लैंक से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रंच सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो क्या करते हैं, 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए क्रेडिट सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। 36 क्या कह रहा है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? तो आई होप कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सभी को इसका पता होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये किस भाग में ये आपको पता होना चाहिए? ये आपके भाग 4 में है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व। और किस आर्टिकल में है? तो 36 से 51, 36 से 51 आर्टिकल्स में जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। 37 टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि BR अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य कौन से हैं? 4 कथन आपको दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन ए एंड बी जो है इसके बारे में बिल्कुल सही है। प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। दूसरा है ये अधिकार उस हर सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 द पावर ऑफ जुडिशरी टू स्ट्राइक डाउन लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इट कंसिडर्स दैट दीज आर वायलेशन ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है न्यायिक पुनरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में क्यों लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते थे इसलिए ऐसा हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेम इनटू इफेक्ट इन। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ कौन सा एक्ट प्रभावी हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, पहले क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2005 में। तो ये थे आज के हमारे 29 जनवरी 2023 में पूछे गए एसएसटी पेपर 2 के सारे कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने जितने भी फ्रेंड्स आपके जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो सीटेट के लिए उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।